नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का बड़ा आरोप लगा है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अमेरिका से खबर आने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई खुलासे किए। अमेरिका में रिश्वत कांड को लेकर विवादों में घिरे गौतम को लेकर राहुल ने कहा कि अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन भारत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी से साठगांठ का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी सरकार अडानी को बचाएगी। अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा है कि अडानी ने 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अडानी अभी जेल के बाहर क्यों हैं? अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के साथ साथ माधवी बुच का भी नाम लिया। उन्होंने माधवी बुच पर कई तरह के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि माधवी बुच को पद से हटाना चाहिए, वो अडानी को बचा रही हैं। उन्होंने एक मामले की जांच सही से नहीं की, माधवी बुच की भी जांच होनी चाहिए। अडानी की कंपनी से उनके हित जुड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पीएम मोदी और गौतम अडानी एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि सरकार अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अडानी अंदर जाएंगे तो पीएम मोदी भी जाएंगे। बीजेपी की फंडिंग अडानी से जुड़ी है। राहुल गांधी जब अडानी के मुद्दे पर गंभीरता से बोल रहे थे, उसी वक्त एक रिपोर्टर अडानी के मुद्दे को छोड़कर हरियाणा पर विपक्ष के नेता को लेकर सवाल पूछने लगा, जिसके बाद सबकी हंसी छूट गई। राहुल भी हंसने लगे। राहुल ने फिर हंसते हुए कहा कि अडानी छोड़ो, हरियाणा लाओ। अडानी पर बात नहीं करके हरियाणा चुनाव का एनालिसिस करते हैं। राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही और हंसते हुए कही। फिर राहुल वापस से अडानी के मुद्दे पर आए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के फ्यूचर को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये जो नेक्सस है वो देश के लिए खतरनाक है, ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, विकास के लिए खतरनाक है, बहुत नुकसान होगा। राहुल ने कहा कि अडानी को अरेस्ट किया जाए, उनकी जांच हो। राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे हम और लोगों को एक्सपोज करेंगे। बुच को तो कर दिया है, फिर भारत जानेगा कि किन लोगों ने भारत को हाईजैक कर रखा है। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे रिश्वत के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। जयराम रमेश ने लिखा है कि कांग्रेस ऐसे आरोप जनवरी 2023 तक लगा रही है और गौतम अडानी से जुड़े मामलों पर जेपीसी की मांग कर रही है। अब न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम एस अडानी, सागर आर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए। इससे कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी। रिश्वत का भुगतान भारत सरकार के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे टैक्स के बाद $2 बिलियन यानी 16,800 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा होने का अनुमान था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कई मौकों पर गौतम एस अडानी ने रिश्वत की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और इसका इलेक्ट्रॉनिक और सेलुलर फोन सबूत होने का दावा किया गया है। ये सब प्रधानमंत्री के स्पष्ट संरक्षण और कुछ नहीं होगा वाली सोच के साथ
की गई धोखाधड़ी और अपराधों के एक लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। तथ्य ये है कि अडानी की उचित जांच करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया। इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय संस्थानों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और कैसे लालची और सत्ता के भूखे नेताओं ने दशकों के संस्थागत विकास को बर्बाद कर दिया है। इस खुलासे के बाद सेबी की नाकामी भी एक बार फिर से सामने आती है, जो अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य कानून के उल्लंघन की जांच कर रहा है और ग्रुप को उसके निवेश के स्रोत, शेल कंपनियों आदि के लिए जिम्मेदार ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा। जयराम रमेश ने कहा कि आगे का सही रास्ता यही है कि अडानी महाघोटाले में कानून के उल्लंघनों की जांच को पूरा करने के लिए एक नए विश्वसनीय सेबी प्रमुख को नियुक्त किया जाए और इसकी पूरी जांच के लिए तुरंत एक जेपीसी का गठन किया जाए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। आपने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है उसमें लिखा है कि अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को जब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाएं। लेकिन जैसा भी हो, आरोप का सार ये है कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियां भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI को 12 गीगावाट बिजली की आपूर्ति दिए जाने पर सहमत हुई हैं। ये SECI द्वारा राज्य बिजली वितरण कंपनियों यानी SDCS के साथ PPA में प्रवेश के अधीन था। अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच अमेरिकी नवीनीकरण ऊर्जा एज्योर पावर के साथ एक सहयोग था, जिसके तहत एज्योर को 4 गीगावाट और अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 मेगावाट आवंटित किया गया था। चूंकि बिजली महंगी थी, SDC खरीदने को तैयार नहीं थे, इसलिए अडानी ने जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में स्थित SDC को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर भुगतान किया। यहाँ बताए गए सभी राज्य उस दौरान विपक्ष के शासित थे, इसलिए उपदेश देने से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा ली गई रिश्वत पर जवाब दें। इसके अलावा भारतीय न्यायालय भी वैध आधार पर अमेरिकी फर्मों पर भारतीय बाजारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा सकता है। तो क्या हमें कानून को अपना काम नहीं करना देना चाहिए और संबंधित कॉरपोरेट को अपना बचाव नहीं करने देना चाहिए, या फिर किसी देश की घरेलू राजनीति में खुद को स्थापित कर देना चाहिए? मालवीय ने कहा कि अनावश्यक रूप से उत्साहित ना हो। संसद सत्र और ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने से ठीक पहले रिपोर्ट का समय कई सवाल खड़े करता है। ये बात बहुत कुछ कहती है कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और उनके गुट का सहारा बनने को तैयार है। अडानी की खबर ने मोदी और अडानी की जोड़ी को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। विपक्ष तो हमला कर ही रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अडानी की खबर को शेयर किया है और मोदी पर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि मोदी के लिए संन्यास लेने या उन्हें फंसाए जाने का समय आ गया है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अडानी वाले मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया है। ये रकम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे के लिए बाजार की कीमतों से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने के लिए भारतीय अधिकारियों को दिया गया। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अडानी भूल गए कि अमेरिका में मोदी का शासन नहीं है, जहां वो ईडी, सेबी और सीबीआई से आसानी से बच सकते हैं। अमेरिका से अडानी को लेकर आई खबर के बाद शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया है। सेंसेक्स निफ्टी ओपन होने के साथ ही धड़ाम हो गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स का लाल निशान पर खुला और कुछ ही मिनटों में 400 अंकों को गोता लगाते हुए 77,110 के लेवल पहुंच गया। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 124 अंक फिसलकर 23,383 के लेवल पर आ गया और बाजार में कारोबार बढ़ने के साथ ही ये गिरावट और भी तेज होती नजर आ रही है और सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा फिसल गया है। इस बीच गौतम अडानी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गौतम अडानी के शेयर फिसले और कुछ स्टॉक्स तो 20% तक की फिसल गए। अडानी ग्रीन एनर्जी 20% फिसला, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% फिसले। बाकी शेयर भी इसी ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीते दिन वोटिंग हुई, इसमें काफी बवाल भी हुआ। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ हमलावर थे और अब उनके चाचा और सपा नेता शिवपाल सिंह ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर गुंडाई की। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि एसपी ने बीजेपी के वोट डलवाए। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों ने भी निष्पक्षता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। सपा के वोटरों को पोलिंग बूथ नहीं पहुंचने दिया गया।
बीजेपी वाले आधार कार्ड छीनकर हमारे वोटरों को भगा रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रहे यशवंत सिन्हा ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि योगी राज में यूपी में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि यूपी के भ्रष्ट पुलिस बीजेपी के लिए वोट कटवा बन गई है। बता दें, कल हुए यूपी में उपचुनाव में पुलिस ने खुलकर लोगों को वोट डालने से रोका। न्यूज रिपोर्टर के सामने भी पुलिस नहीं शर्माई और वही किया जो करना चाहिए था उसको। फिर क्या मुस्लिम महिलाएं और पुरुष वोट डालने के लिए जूझते रहे, लेकिन कभी पुलिस उनकी वोटर आईडी कार्ड देखकर कह दे कि उनके शक्ल मैच नहीं करती, कभी कुछ और कभी कुछ और। यूपी उपचुनाव में पुलिस ने ऐसी दबंगई दिखाई कि लोग यूपी पुलिस और चुनाव आयोग को बस घेरते रहे और घेरे जाने से ना पुलिस को फर्क पड़ रहा था और ना ही चुनाव आयोग को। फिर भी योगेंद्र यादव ने कहा कि शर्म करो चुनाव आयोग, सेशन के पास से 25 साल तक दुनिया भर में कमाई साख को मिट्टी में मिला दिया है पिछले कुछ चुनाव आयुक्तों ने। उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से आ रही तस्वीर और वीडियो दुनिया में भारत का मुंह काला करेंगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जुमलों को सुनकर हंसेगी दुनिया। कई एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ में तो कहा गया है कि उसको अपने दम पर बहुमत भी मिल सकता है। एक एग्जिट पोल में एमवीओ को बहुमत मिलते दिखाया गया है, जबकि एक में इसको बढ़त मिलने की संभावना बताई गई। 7 एग्जिट पोल में से 5 में महायुति को बढ़त मिलते दिखाया गया है और 2 में एमवीओ को। हालांकि एग्जिट पोल पर भरोसा बहुत कम किया जा सकता है, क्योंकि ये अक्सर गलत साबित होते रहे। PMARQ महायुति गठबंधन को 137 से 157 सीटों के बीच बढ़ते मिलन का अनुमान दिखा रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पिछड़ने की संभावना है। इसके पूर्वानुमान के अनुसार उसे कुल 126 से 146 सीटें मिलेंगी। अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल में एमवीओ को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे के अनुसार महायुति को 118 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमवीओ को 150 सीटें मिलने के आसार हैं। अन्य को 20 सीटें मिल सकती हैं। दैनिक भास्कर एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में एमवीओ को बढ़त मिलता दिखाया है। इसमें कहा गया है कि महायुति को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एमवीओ को यानी महाविकास आघाड़ी को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसने अन्य को 20 से 25 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार महायुति को 175 से 195 सीटें मिल सकती हैं। यह आंकड़ा बहुमत के 145 के आंकड़े के पार है। पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल के अनुसार एमवीओ को 85 से 112 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे ही बाकी भी सर्वे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आए एग्जिट पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि एनडीए को इसमें थोड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 8 सर्वे में से 5 में एनडीए को बढ़त बनाए हुए दिख रहा है, तो 3 में इंडिया गठबंधन। वैसे हाल में एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित हुए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 17 से 27 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने के अनुसार हैं। अन्य को 1 से 6 सीटें मिल सकती हैं। यदि इनका औसत निकाला जाए तो एनडीए को 25, इंडिया गठबंधन को 53 और अन्य को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 37 से 40, इंडिया गठबंधन को 36 से 39 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार हैं। मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने के अनुसार हैं उनके। अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे ही बाकी सर्वे हैं, कोई किसी को आगे कर रहा है, कोई किसी को पीछे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने साल 2025 की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। इनकी शुरुआत 15 फरवरी से होगी। सीबीएसई की ये परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी। ऐसा पहली बार है जब छात्रों को 86 दिन यानी करीब 3 महीने पहले ही परीक्षा की तारीखों की जानकारी मिल गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।